हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं त्वरण सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ एक्सीलरेशन। तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और ये हमारे जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ इकोनॉमिक्स या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी किसी भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम के लिए ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी होने वाली है और मैं आपके लिए आगे भी अच्छी अच्छी क्लास लाने वाला हूँ। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम सीधा अपना टॉपिक। अब देखिए, त्वरण सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि पूंजीगत वस्तुओं की मांग उन वस्तुओं की मांग से उत्पन्न होती है जिनके उत्पादन में वे सहायक होती है। देखिए, पूंजीगत वस्तुओं की जो मांग होती है वह किस पर निर्भर करती है? तो ये उन वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है जिनका उत्पादन पूंजीगत वस्तुओं की सहायता से किया जाता है। जैसे मान लेते हैं एक उदाहरण से कि हमारा जैसे कपड़ा है। कपड़ा क्या है? एक वस्तु है। तो कपड़े की जो मांग है अगर वह बढ़ गई है तो कपड़े की मांग बढ़ने से क्या होगा? तो कपड़े की मांग बढ़ने से उन पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी जिनकी सहायता से क्या किया जाता है? कपड़े का उत्पादन किया जाता है। यानी कपड़े के उत्पादन में जिन मशीनों का उपयोग किया जाता है उन मशीनों की क्या है? मांग बढ़ जाएगी। और देखिए, त्वरण सिद्धांत उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके द्वारा उपभोग वस्तुओं की मांग में वृद्धि से पूंजीगत वस्तुओं के निवेश में वृद्धि होती है। त्वरण सिद्धांत क्या बताता है कि उपभोग वस्तुओं की मांग में वृद्धि से क्या होगा? पूंजीगत वस्तुओं के निवेश में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। ये हमारा क्या है? त्वरण सिद्धांत। कि उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ने से उनके उत्पादन में होने वाली प्रयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं के लिए निवेश में वृद्धि होगी। अब देखिए, टी एन कार्वर जो टी एन कार्वर है वह क्या है? टी एन कार्वर प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1903 में उपभोग और शुद्ध निवेश में संबंध को समझा था। उपभोग और शुद्ध निवेश में संबंध क्या है? हमारा त्वरण सिद्धांत ही है। तो इन्होंने सर्वप्रथम 1903 में इस चीज़ को बताया। और कार्वर के बाद एप्थेलियन ने 1909 में इसका विस्तार से विश्लेषण किया। अब देखिए, त्वरण सिद्धांत या त्वरक सिद्धांत नाम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो त्वरण सिद्धांत नाम का सबसे पहले प्रयोग किया जे एम क्लार्क ने। और कब किया? 1917 में किया। तो हमारा त्वरण सिद्धांत का जनक हम मुख्य रूप से किन्हें मानते हैं? क्लार्क को मानते हैं। अब देखिए, इसको आगे हिग्स, सैमुअल्सन और गुडविन ने व्यापार चक्र के संबंध में विकसित किया। तो हमारा प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। तो त्वरक सिद्धांत को व्यापार चक्र के संबंध में किसने विकसित किया? तो हमारे ये तीन अर्थशास्त्री है, हिग्स, सैमुअल्सन और गुडविन। इन तीनों ने व्यापार चक्र के संबंध में विकसित किया। अब देखिए, त्वरक क्या होता है? एक्सीलरेटर। उपभोग में परिवर्तन से निवेश में परिवर्तन का अनुपात। त्वरक क्या होता है? त्वरक को हम क्या मान ले? बीटा से दर्शा देते हैं। तो ये क्या होगा? हमारा उपभोग में परिवर्तन से निवेश में परिवर्तन का अनुपात। यानी उपभोग में परिवर्तन से निवेश में कितना परिवर्तन आएगा? यानी उपभोग में परिवर्तन से क्या है? निवेश में, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा? निवेश में कितना चेंज आएगा? डेल्टा आई बटेवा डेल सी। यानी उपभोग में परिवर्तन से निवेश में कितना परिवर्तन आएगा। अब देखिए, ये जो हमारे सिद्धांत है इसमें जो निवेश है वह क्या है? प्रेरित निवेश है। इसका स्वायत्त निवेश से कोई लेना देना नहीं है। इसमें हम प्रेरित निवेश का ही अध्ययन करेंगे। अब देखिए, प्रोफेसर कुरिहारा ने किस प्रकार परिभाषा दी है? तो देखिए, त्वरक गुणांक प्रेरित निवेश और उपभोग व्यय में प्रारंभिक परिवर्तन का अनुपात होता है। तो प्रोफेसर कुरिहारा ने भी क्या बताया है कि जो हमारा त्वरक गुणांक होता है वह किसके अनुपात होता है? प्रारंभिक निवेश में परिवर्तन और उपभोग व्यय में परिवर्तन के बीच का अनुपात होता है। यानी उपभोग व्यय में जितना परिवर्तन होता है उसके बदले प्रारंभिक निवेश में कितना परिवर्तन होता है। तो ये हमारे किसने बताया? ये हमारा बताया प्रोफेसर कुरिहारा ने। अब देखिए, प्रोफेसर हिक्स ने किस प्रकार परिभाषा दी है? तो देखिए, प्रोफेसर हिक्स ने क्या बताया? त्वरक गुणांक प्रेरित निवेश से उत्पादन में होने वाले परिवर्तन क्या अनुपात है। अब देखिए, हमारा जो कुरिहारा का था वो क्या था
कि हमारा जो उपभोग में परिवर्तन से निवेश में कितना परिवर्तन आता है, लेकिन हमारा हिग्स ने क्या बताया कि हमारे जैसे आय में या उत्पादन में परिवर्तन से निवेश में कितना परिवर्तन आता है। उत्पादन में परिवर्तन, यहाँ पर क्या लिया गया उत्पादन, जबकि यहाँ पर क्या लिया गया है उपभोग। यहाँ पर उपभोग लिया गया है और यहाँ पर क्या लिया गया है उत्पादन। तो ये हमारा अंतर ध्यान रखना है कि किसने उपभोग से संबंधित दिया और किसने उत्पादन से संबंधित। अब देखिए हमारा ब्रूमेन का समीकरण क्या है। ब्रूमेन का समीकरण देखिए, ब्रूमेन का समीकरण है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था में होता है सकल निवेश। तो सकल निवेश क्या होता है, एक तो हमारे प्रतिस्थापन निवेश और एक शुद्ध निवेश, दोनों के योग के बराबर होता है। प्रतिस्थापन निवेश यानी क्या होता है, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन निवेश कहते हैं। तो देखिए सकल निवेश यानी ग्रोस इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम किससे दर्शाएंगे, IGT। तो ये किसके बराबर होता है, R, जो कि हमारा प्रतिस्थापन निवेश, और दूसरा है हमारा V इंटू डेल्टा YT। अब देखिए ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, शुद्ध निवेश है, यानी IGT हमारा, ये हमारा क्या है, शुद्ध निवेश है। अब हम इसको ऐसे भी दर्शा सकते, INT, ये GT नहीं, INT शुद्ध निवेश है, नेट इन्वेस्टमेंट। तो INT क्या है, V इंटू डेल्टा YT। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जो हमारा YT यानी इसमें चेंज है, I में चेंज, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, YT माइनस YT माइनस 1। यानी जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2010 की आय माइनस पिछले वर्ष यानी 2009 की आय, एक साल पीछे की आय, तो दोनों साल की आय का अंतर। और इसको हम किससे करेंगे, ये जो हमारा V है इसको हम क्या, इसको हम मान सकते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात। क्या मान सकते हैं, पूंजी उत्पाद अनुपात। अब देखिए अब हम सेमुल्सन का देख लेते हैं। तो देखिए सेमुल्सन ने भी क्या बताया है, सूत्र क्या बताया है, डेल्टा I यानी इन्वेस्टमेंट में चेंज, और बटेवा में क्या है हमारा कंजप्शन यानी उपभोग में चेंज, यानी उपभोग में परिवर्तन से निवेश में जो परिवर्तन आता है। तो हम इसने जो सेमुल्सन है इन्होंने जो हमारा उपभोग में परिवर्तन को दर्शाया है CT माइनस 1, यानी T समयावधि में उपभोग व्यय और उससे पिछले साल की समयावधि में उपभोग व्यय, दोनों का अंतर है ये। अब देखिए सेमुल्सन ने किस प्रकार बताया है, कि सेमुल्सन ने बताया है कि जैसे हमारा उत्पादन है, उत्पादन या आय, तो आय को हम जैसे Y से ले लेते हैं, तो इनकम में जो हमारी वृद्धि होगी, तो आय में वृद्धि होने से क्या होगा हमारा, जैसे उपभोग में भी वृद्धि होगी। क्या होगा, उपभोग में भी वृद्धि होगी। तो हमारे जो उपभोग में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो हमारा निवेश यानी पूंजीगत स्टॉक में जो हमारा जो चेंज होगा या निवेश में जो वृद्धि होगी वह कई गुना होगी। हमारा जो क्या है, उपभोग व्यय में जो वृद्धि होगी उसकी कई गुना हमारे निवेश में वृद्धि होगी। तो यही हमारा क्या है, त्वरक सिद्धांत है। अब देखिए हमारी जो अर्थव्यवस्था में निवेश में जो वृद्धि होती है ये किस प्रकार होती है, ये हम एक उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। अब देखिए जैसे ये हमारा एक समीकरण है, IT बराबर है V इंटू YT। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है I, और ये हमारा V क्या है, ये हमारा है पूंजी उत्पाद अनुपात। ये क्या है हमारा, पूंजी उत्पाद अनुपात, और ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। अब देखिए यदि हमारी जो राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय में जैसे किसी वर्ष में जैसे राष्ट्रीय आय में क्या है, जैसे हमारे 100 रुपये के बराबर वृद्धि होती है, यानी राष्ट्रीय आय में क्या होगी, 100 रुपये के बराबर वृद्धि। और ये 100 रुपये के बराबर वृद्धि किसकी होगी, किस में होगी, Y में। राष्ट्रीय आय में 100 की वृद्धि होगी, और जो हमारा जैसे हमारा ये दिया गया है पूंजी उत्पाद अनुपात, तो ये हमारा V यानी पूंजी उत्पाद अनुपात हमारा क्या दिया गया है, 2। तो हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश की कितनी ज़रूरत होगी, यानी जैसे देखिए अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय में क्या है, 100 रुपये के बराबर वृद्धि हुई, तो लोगों की आय में जो वृद्धि हुई इसके लिए वे क्या करेंगे कि वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि जब लोगों की आय बढ़ती है तो वे उपभोग ज़्यादा करते हैं। तो आय में वृद्धि से क्या करेंगे, वे वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि करेंगे। तो उनकी जो पूर्ति करनी होगी तो उसके लिए कितने के बराबर अर्थव्यवस्था में निवेश की जरूरत होगी। तो ये हमारा क्या है, पूंजी उत्पाद अनुपात। तो निवेश की कितनी जरूरत होगी, IT। तो निवेश की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारा होगा 2 × 100।
बराबर क्या है, 200 रुपये के बराबर अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि करनी होगी। यानी 200 रुपये के बराबर लोग क्या करेंगे, वस्तुओं की मांग बढ़ा देंगे जिससे कि उनकी पूर्ति की जा सके। इसके लिए हमें 200 रुपये के बराबर निवेश की जरूरत होगी। अब देखिए हमारे त्वरण सिद्धांत की मान्यताएं देख लेते हैं हम। अब देखिए हम त्वरण सिद्धांत की मान्यताएं देख लेते हैं। तो देखिए त्वरण सिद्धांत की मान्यताएं, देखिए पहला है हमारा इच्छित पूंजी स्टॉक यानी डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक और रियल कैपिटल स्टॉक यानी वास्तविक पूंजी स्टॉक में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। उत्पादक जितना पूंजी स्टॉक रखने की इच्छा रखते हैं या अनुमान लगाते हैं और वास्तव में जो पूंजी स्टॉक होता है इसमें कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा हमारा क्या है, उत्पादन में वृद्धि से शुद्ध निवेश में शीघ्र ही वृद्धि हो जाती है। यानी जैसे हमारे उत्पादन में 2 इकाइयों की वृद्धि हुई है तो हमारे इसके लिए जो निवेश में जो वृद्धि हमारे जो निवेश में जो वृद्धि होगी तो उसके लिए कोई समय नहीं लगेगा, इसमें शीघ्र ही क्या होगा, निवेश में वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए तीसरी हमारी मान्यता क्या है, यह भी मान्यता है कि पूंजी और साख की पूर्ति लोचदार है। यानी अर्थव्यवस्था में पूंजी और साख की पूर्ति क्या है, पूर्णतया लोचदार है। और बढ़ी हुई मांग स्थायी है, यानी अर्थव्यवस्था में जो मांग है वह स्थायी रूप से बढ़ती है। इसमें जैसे ऐसा नहीं कि एक बार जो मांग बढ़ गई है अगली अवधि में घट जाएगी, जो मांग बढ़ी है वह स्थायी रूप से बढ़ती है। अब देखिए हमारी अगली मान्यता क्या है, जो हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट में कोई भी अतिरिक्त उत्पादन या निष्क्रिय उत्पादन क्षमता नहीं पाई जाती। यानी जो हमारे प्लांट होते हैं वे अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करते हैं। क्या है, पूर्ण क्षमता पर कार्य करते हैं। अगर प्लांट में एक भी इकाई का उत्पादन बढ़ाना है, एक इकाई यानी किसी भी वस्तु की एक इकाई का उत्पादन में क्या करना है, बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अतिरिक्त पूंजी यानी अतिरिक्त जो मशीन लगानी पड़ेगी। क्योंकि जो हमारे प्लांट में जितनी भी मशीन है पूर्ण क्षमता पर कार्य कर रही है, यानी अर्थव्यवस्था में निष्क्रिय उत्पादन क्षमता नहीं होती है बिल्कुल। अब देखिए यह माना जाता है कि संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यानी अगर निवेश के लिए जो अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ती है तो ये संसाधन अब हम देखते हैं हमारे त्वरण सिद्धांत का कार्यकरण, ऑपरेशन ऑफ एक्सीलरेशन प्रिंसिपल। तो हम इसको समझते हैं, उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो देखिए हमारे सबसे पहले तो क्या दिया गया है, हमारे सबसे पहले दी गई हमारी अवधि वर्षों में। तो हमारा टाइम पीरियड दिया गया है, यहाँ पर हमारे विभिन्न टाइम पीरियड दिए गए हैं, T+1 T+2। जैसे हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे इसको हम मान लेते हैं 2010, 11, 12, 13 ऐसा करके हमारे ये टाइम पीरियड दिए गए हैं। अब देखिए और हमारा जो ये दिया गया है v बराबर क्या है, 4। तो ये v बराबर 4 क्या है, ये हमारा क्या है, पूंजी उत्पाद अनुपात, पूंजी उत्पाद अनुपात। तो ये हमारा क्या है, पूंजी उत्पाद अनुपात। अब देखिए हमारे जो पहला है इसमें तो क्या दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है। और दूसरा इसमें क्या दिया गया है, कुल उत्पादन। इसमें क्या दिया गया है, कुल उत्पादन। तो देखिए ये जो हमारा कुल उत्पादन है ये पहले पीरियड में कितना है, 100, दूसरे में भी 100, तीसरे में 105, 115, 130 ऐसे करके ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये हमें बता देता हूँ ये हमारा क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र चर है। अब आप कहीं ये आइडिया नहीं लगाने लग जाना कि ये कैसे बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या है, स्वतंत्र है, कि मतलब ये स्वतंत्र रूप से बढ़ रहा है। अब हमें ये समझना है कि ये हमारा दिया गया है और जो हमारा पूंजी उत्पाद अनुपात क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो हमारे ये बाकी सब हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज़ हमें यहाँ से समझनी है। तो देखिए हमारा तीसरा जो है ये क्या है, इच्छित पूंजी स्टॉक यानी कुल पूंजी स्टॉक। जो हमारा इच्छित या डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक वो कितने की ज़रूरत है। तो देखिए तो कैपिटल स्टॉक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे उत्पादन की इकाइयाँ होगी उसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इच्छित पूंजी स्टॉक। यानी ये जो पूरी लाइन है इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा इच्छित पूंजी स्टॉक आ जाएगा। तो ये हमारा जैसे 100 इकाइयों के उत्पादन में क्या है, 400
420, ये हमें पूरे को 4 से गुणा कर देना, तो ये हमारा इच्छित पूंजी स्टॉक आ गया इससे। तो ये हमारा तीसरी लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम क्या समझते हैं, हमारा प्रतिस्थापन निवेश। तो हमारा जो प्रतिस्थापन निवेश है वह क्या है, इसमें जो हमारा प्रतिस्थापन निवेश क्या दिया गया है, वह फिक्स्ड है, यानी क्या है, स्थिर है। यानी जो हमारा प्रतिस्थापन निवेश है प्रत्येक अवधि में कितना माना गया है, 40 के बराबर फिक्स्ड है। तो देखिए, प्रत्येक जो हमारे जो सभी टाइम पीरियड में क्या है, 40 मान लिया गया, ये फिक्स्ड है। अब प्रतिस्थापन निवेश ऐसे भी हो सकता है, जो हमारा प्रतिस्थापन निवेश है ऐसे भी हो सकता है, आर बराबर क्या होगा, पिछली अवधि का 10%, यानी 10% क्या है, आर टी, यानी टी पीरियड में, टी समय अवधि में क्या है हमारा प्रतिस्थापन निवेश, तो क्या होगा, 10% किसका होगा, T-1 अवधि का। जो T-1 समय अवधि है उसका क्या होगा, 10%, या उस अवधि का जो हमारा जो भी इच्छित पूंजी स्टॉक है उसका क्या होगा, 10%। अब देखिए, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो वैसे हमारे यहाँ पर तो फिक्स दिया गया है तो हमने मान लिया है, लेकिन अगर हमारा 10% होगा पिछली अवधि का तो हमारा प्रतिस्थापन निवेश कैसे आता, तो मैं जैसे यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ये हमारा जैसे यहाँ पर आर निकालना है हमें, और ये इस 10% किससे निकालना है, इसी से निकलेगा, इच्छित पूंजी स्टॉक है इसका 10% निकालना है। तो जैसे टी में निकालना है, टी पीरियड में, तो इसकी पिछली अवधि का हमारा नहीं दिया गया है, मतलब यानी T-1 होगी, इसकी पिछली अवधि क्या होगी, T-1, तो वो नहीं दी गई है, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 0। मैं ये आर वाली जो लाइन है मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ कि हमारा जो है 10% है। अब देखिए, T+1 समय अवधि में क्या आएगा, तो टी, ये हमारा जो ये 40 है, इसका 10%, 400 का 10% क्या आएगा यहाँ पर, 40। यहाँ पर क्या आएगा, 400 का 10%, यहाँ पर भी 40। यहाँ पर क्या आएगा, 10%, 42। यहाँ पर क्या आएगा, 46, 52, 56, 58, 56, 52, ऐसे करके ये क्या आएगा, हमारा प्रतिस्थापन निवेश। अगर ये हमारा 10% होगा, इच्छित पूंजी स्टॉक का क्या होता है, अगर 10% होता तो ये हमारा आता है यहाँ पर प्रतिस्थापन निवेश। और ये जो प्रतिस्थापन निवेश है ये हमारा शुद्ध निवेश में ऐड होता, और प्लस हमारा जो हमारा कुल मिलाकर क्या आता है, सकल निवेश। तो लेकिन हमने यहाँ पर क्या माना है, यहाँ पर हमने माना है फिक्स्ड माना है, जो कि हमारा क्या है, 40 के बराबर है प्रत्येक समयावधि में। तो ये हमारा प्रतिस्थापन निवेश आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं शुद्ध निवेश। क्या समझते हैं, शुद्ध निवेश यानी INT, नेट इन्वेस्टमेंट। तो हमारा शुद्ध निवेश क्या होता है, तो शुद्ध निवेश भी हमारा होता है, अब देखिए हम शुद्ध निवेश को दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, पहला तो क्या है, हमारा इच्छित पूंजी स्टॉक वाली लाइन है हमारे पास, इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या करना है, पिछली अवधि की हमें जैसे टी अवधि में शुद्ध निवेश ज्ञात करना है, तो पिछली अवधि का जो हमारा इच्छित पूंजी स्टॉक है उसमें से इसको वर्तमान को घटा देंगे, वर्तमान में से पिछली अवधि का घटा देंगे, जितना भी आएगा वह हमारा शुद्ध आएगा। तो हमारा पिछली अवधि का हमारा नहीं दिया गया है, तो हमारा शुद्ध निवेश यहाँ पर क्या मान लिया, 0। अब देखिए, हमने क्या निकालना, T+1 समय अवधि में हमारा शुद्ध निवेश ज्ञात करना है, तो हम क्या करना है, इससे पिछली अवधि का हमें घटा लेना है, तो ये घटा लिया इससे, तो ये हमारा क्या आएगा, 0। तो ये हमने क्या लिख दिया, 0। अब देखिए, हमने T+2 पीरियड में निकालना है हमारा शुद्ध निवेश, तो क्या करेंगे, 420 में से क्या घटाएंगे, 400, तो हमारा क्या आ गया, हमारा 20 आ गया। अब देखिए, T+3 में निकालना है, तो हमें क्या करना है, 460 में से 420 घटा देंगे, तो कितना आएगा, 40। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 40। अब देखिए, यहाँ पर 520 में से घटाए तो हमारा 60, यहाँ पर वापस क्या आएगा, 40, 20। तो ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, शुद्ध निवेश। एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब हमारा दूसरा तरीका क्या है वह भी बता देता हूँ। हम उत्पादन से भी निकाल सकते हैं कि पिछली वर्तमान, जैसे टी पीरियड में हमें क्या निकालना है, हमारा शुद्ध निवेश। मैं यहाँ पर निकालना हूँ, INT यहाँ पर निकाल रहा हूँ। तो टी पीरियड में निकालना है, तो इससे पिछली अवधि का जो हमारा उत्पादन है उसको घटाएंगे, और फिर हमारा पूंजी उत्पादन अनुपात यानी U बराबर क्या है, 4, तो इससे गुणा करेंगे। जैसे इससे पिछली अवधि का नहीं दिया गया है, तो हम क्या मान लेंगे, 0। अब देखिए, हमें T+1 में निकालना है, यानी यहाँ पर निकालना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, और 0 को किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो क्या आएगा, 0 ही।
4 को क्या है हमारा v, इससे गुणा करना है। अब t+2 में निकालना है, तो यहाँ पर कितने हैं हमारे 5 इकाइयाँ बढ़ी है, तो 5 को किससे गुणा करेंगे 400, यहाँ हमारा आएगा 20। यहाँ पर कितना उत्पादन बढ़ा है 10, तो 10 × 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 40। यहाँ पर 15 बढ़ा है, तो 15 × 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 15 चौके 60। तो ये इससे करके ये हमारे 2 तरीके बताए मैंने, दोनों तरीकों से हम क्या निकाल सकते हैं शुद्ध निवेश। तो हमारा शुद्ध निवेश वाली लाइन आ गई। अब हमें शुद्ध सकल निवेश निकालना है, तो सकल निवेश क्या होगा, सकल निवेश यानी IGT। तो ये हमारा क्या होगा, प्रतिस्थापन निवेश और शुद्ध निवेश दोनों के योग के बराबर होगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले क्या आएगा 40 + 0 40, दूसरा भी 40 + 0 40, 40 + 20 60, 40 + 40 80, 40 + 60 क्या आएगा 100। तो इन दोनों को जोड़ के हमने क्या निकाल लिया, हमारा सकल निवेश। तो इस प्रकार ये हमारे क्या है, त्वरण सिद्धांत का कार्यकरण हमने समझा। अब देखिए हम इसको चित्र की सहायता से भी समझ लेते हैं। तो हमारा अब देखिए हम चित्र में देखते हैं कि हमारा एक्स अक्ष पर क्या लिया गया है, टाइम पीरियड लिया गया है, और इस चित्र में भी एक्स अक्ष पर टाइम पीरियड लिया गया है, और इसमें वाई अक्ष पर आउटपुट लिया गया है, और इसमें नेट इन्वेस्टमेंट लिया गया है। अब देखिए जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा है तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट भी क्या है, हमारा धनात्मक है, यानी शुद्ध निवेश क्या है, धनात्मक। अब जब हमारा आउटपुट घट रहा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, यानी नेट इन्वेस्टमेंट भी घट रहा है। अब देखिए अब जैसे हमारा पहले तो यहाँ पर क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट जैसे बढ़ रहा है, धनात्मक है लेकिन बढ़ रहा है, और यहाँ पर क्या है, घट रहा है। तो आप देखेंगे कि ये क्या चक्कर है। तो मैं इसका बता देता हूँ कि हमारा जो आउटपुट है ये क्या है, यहाँ पर बढ़ती दर से बढ़ रहा है और यहाँ पर घटती दर से बढ़ रहा है। तो बढ़ती दर से बढ़ेगा तो हमारा क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट भी क्या है, बढ़ता जाएगा, और घटती दर से बढ़ेगा हमारा आउटपुट, तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट भी घटता जाएगा। जब हमारा आउटपुट घटना चालू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा नेट इन्वेस्टमेंट ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये था हमारा त्वरक सिद्धांत। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए आगे भी अच्छी अच्छी क्लासें आने वाली है, और मेरे चैनल के माध्यम से आपकी अच्छी तैयारी होने वाली है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की। तो वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।